हेलो डियर स्टूडेंट्स, एसिड्स एंड बेसिस के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं एसिड्स की स्ट्रेंथ को। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। ठीक है, स्ट्रेंथ डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए बेसिस क्या होते हैं। इसके लिए हमने वेरियस कंसेप्ट्स भी किए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, जिनकी हेल्प से हम वेरियस सब्सटेंसेस को एसिड्स एंड बेसिस में क्लासीफाई कर सकते हैं। उन्हीं कंसेप्ट्स में से एक कंसेप्ट था ब्रोंस्टेड-लोरेल कंसेप्ट। उसके अकॉर्डिंग क्या था, बेसिस क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस विच कैन एक्सेप्ट ए प्रोटोन। ठीक है, सब्सटेंसेस विच हैव टेंडेंसी और कैपेसिटी टू एक्सेप्ट ए प्रोटोन। प्रोटोन क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस आयन। तो सिंपली हम इसके अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं कौन सा बेस जो है स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा वीक होगा। जिस बेस की टेंडेंसी लेस होगी टू एक्सेप्ट ए प्रोटोन, उसको हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड बोल देंगे। लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट ए प्रोटोन, देन इट विल बी वीक बेस। और अगर बेस की टेंडेंसी ज़्यादा है, एक्सेप्ट ए प्रोटोन मोर, और स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, स्ट्रॉन्ग अफिनिटी टू एक्सेप्ट ए प्रोटोन, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इसके अलावा सेकंड फैक्टर, जैसे हमने एसिड स्ट्रेंथ में भी किया था, एक टर्म बताई थी मैंने आपको pKa वैल्यू एसिड्स के लिए, और उसी में मैंने आपको बेसिस के लिए भी बताई थी एक टर्म pKb वैल्यू। ठीक है, pKb वैल्यू क्या होती है, pKb इज द माइनस लोगैरिथम ऑफ Kb वैल्यू। ठीक है, अब ये Kb वैल्यू क्या होती है, ये भी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। Kb वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ बेस के। ठीक है, और ये माइनस लोगैरिथम है क्योंकि अगर हम माइनस को हटाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं log 1/Kb, pKb। ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुई, मीन्स ये क्या है, जैसे मैंने ये डायरेक्टली बताई थी, इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी बेस की, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। बट क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इट मीन्स अगर हम इसकी बात करते हैं pKb वैल्यू की, तो ये स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स इसकी वैल्यू अगर हाई होगी, pKb वैल्यू अगर हाई होगी तो बेस कैसा होगा, वीक। ठीक है, और अगर ये लो वैल्यू होगी तो बेस होगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अमोनिया है। अगर इसमें हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किसी अदर मॉलिक्यूल से, जैसे NH2 ग्रुप से कर दिया, इसमें हमने OH ग्रुप से कर दिया, तो अगर हम इनकी pKb वैल्यूज़ कंपेयर करेंगे तो अमोनिया की pKb वैल्यू जो है वो होती है 4.74, हाइड्राजीन की होती है 5.77, और NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन के लिए होती है 7.97। तो अभी मैंने जैसे बताया, तो आप अब बता सकते हैं इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा जिसकी pKb वैल्यू, ये क्या है pKb वैल्यू, और ये हमारी कुछ बेसिस जिसकी pKb वैल्यू लीस्ट होगी। इसमें अमोनिया की लीस्ट वैल्यू है pKb, और pKb वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेसिक स्ट्रेंथ के, तो इसलिए इसमें क्या है, ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। फिर ये, और जिसकी सबसे ज़्यादा है pKb वैल्यू वो लीस्ट बेसिक होगा। ऐसे ही हम फर्दर कंपेयर कर सकते हैं, अगर NF3 हो, NF3 आपको पता है इनमें से लीस्ट बेसिक होगा। एक तो इस वजह से क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम 3 एटम्स अटैच्ड हैं इसके साथ, तो इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, उतना इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा ये इलेक्ट्रॉन्स को। तो अगर इसकी pKb वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ये इससे भी हाई आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमने इस टेंडेंसी के अकॉर्डिंग देखा स्ट्रॉन्गर एंड वीक बेसिस, सेकंड हमने pKb वैल्यू के अकॉर्डिंग देखा, थर्ड जो है हम इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे भी बता सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है आपको सबको पता है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस भी किया है। तो जैसे इसमें हम अमीन्स के एग्जांपल ले लेते हैं। अमोनिया, अगर इसकी एक हाइड्रोजन को हम प्लस आई इफेक्ट वाले मॉलिक्यूल से
रिप्लेस कर दें, जैसे मिथाइल ग्रुप है NH2, 2 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दें, सेकेंडरी अमीन बन जाएगी, ठीक है। और एक जो है तीनों हाइड्रोजन्स को अगर रिप्लेस कर दें, ये बन गई टर्शियरी अमीन, सेकेंडरी, प्राइमरी, और ये क्या है अमोनिया, ठीक है। तो अगर प्लस आई इफेक्ट की बात करें हम, तो प्लस आई इफेक्ट क्या है, इंक्रीज हो रहा है इस तरफ, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जिससे क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो नाइट्रोजन के पास, ये इजीली अवेलेबल होंगे, इनको डोनेट करना, कोऑर्डिनेट करना इजी हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, फिर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, तो इस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी और भी ज़्यादा हो जाएगी। फिर फर्दर जो है टर्शियरी अमीन में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप 3 हैं, तो इसमें और भी ज़्यादा। अब ये ऑर्डर क्या है हमारा, अमोनिया लीस्ट बेसिक, देन प्राइमरी मोर बेसिक, सेकेंडरी मोर बेसिक, एंड टर्शियरी इज मोस्ट बेसिक। अब क्या ये ऑर्डर सही है, ये ऑर्डर सही है बट नॉट ऑलवेज, ये सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट में ट्रू है, ओनली इन गैसियस स्टेट, ठीक है। अगर हम लिक्विड स्टेट में देखेंगे, या फिर यूँ कहो इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में इनकी बेसिसिटी ऑर्डर जो है वो डिफरेंट होता है, इस तरह से नहीं होता है जो कि इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर सॉल्वेंट हम यहाँ पर वाटर ले रहे हैं, तो इनका जो ऑर्डर है वो आ जाता है, सेकेंडरी अमीन जो है वो मोस्ट बेसिक होती है, देन प्राइमरी एंड देन टर्शियरी। तो इसका क्या रीज़न है कि सॉल्वेंट में जो है इनका ऑर्डर इस तरह से चेंज हो जाता है, ये हम बाद में स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी तक फैक्टर स्टडी करें हमने जो बेस के स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर सकते हैं, जिनसे हमें पता लग सकता है, ठीक है। अब अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स में ऐसे ऑक्साइड्स जो वाटर में H+ आयन मीन प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, उनको हम बोलेंगे एसिडिक ऑक्साइड, ऑक्साइड्स विच इंक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन इन वाटर, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, एसिडिक ऑक्साइड। और सेकंड विच डिक्रीजेस, ऑक्साइड्स विच डिक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन वाटर, उनको हम कहेंगे बेसिक ऑक्साइड। अब एग्जाम्पल लेते हैं एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड की, जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3, ठीक है। जैसे इसकी रिएक्शन कराते हैं हम, अगर वाटर में लेते हैं इसको, तो ये इस तरह की रिएक्शन शो करेगा, +3 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसने क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस आयन की कंसंट्रेशन को क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड इसमें क्या होगा, Al2O3 बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले सकती हूँ मैं, एग्जाम्पल में आप इसको मत देखो, चाहे ये देखो कि ये जो सब्सटेंस है ये क्या कर रहा है, H+ आयन की प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर मैं फिर से Al2O3 ही ले रही हूँ, और हम इस तरह से वाटर में इसकी रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, AlO2 1- प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, H+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इन दिस रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंक्रीजेस, ठीक है। और जो इंक्रीज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर Al2O3 एसिडिक ऑक्साइड का काम कर रहा है, ये हमारे 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे। अब ये एग्जांपल मैंने इसलिए ली है ताकि आपको इससे ये भी पता लग जाए कि एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस कंसेप्ट से। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो दोनों का काम कर सकते हैं, एज एन एसिड भी बिहेव कर सकते हैं और एज ए
बेस भी बिहेव कर सकते हैं। तो इसमें एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस में हम Al2O3 के एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाटर में H+ आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और जनरली अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो MO कोई भी एक साइड ले लिया हमने प्लस वाटर, और ये इस तरह से H+ प्लस MO2 2 नेगेटिव विजिबल है। ठीक है, ये इस तरह से जनरली हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसने जो है H+ आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ किया है, इसलिए हम इसको एसिडिक ऑक्साइड बोलेंगे। और ऐसे ही बेसिक ऑक्साइड को हम जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये H+ आयन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करता है, इसलिए हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। ठीक है, इसने H+ आयन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ किया है। ठीक है, इसने यहाँ पे ऑक्सीजन दे के डिक्रीज़ किया है, ऑक्सीजन नहीं सॉरी ऑक्साइड। मीन्स बेसिक ऑक्साइड्स प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को कैसे डिक्रीज़ करते हैं, बाय डोनेटिंग और गिविंग ऑक्साइड आयन, जो कि वाटर में प्रेजेंट प्रोटॉन्स के साथ हाइड्रोजन+ आयन के साथ कंबाइन करके उसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ऐसे ही एसिडिक ऑक्साइड जो हैं वो किस तरह से प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं, वो वाटर में से वाटर के साथ जो ऑक्साइड आयन प्रेजेंट है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और पीछे क्या रह जाएगा, वाटर में से क्या करेंगे O2 ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर लेंगे, और पीछे क्या रह जाएगा, प्रोटॉन H+ आयन की फॉर्म में। सो वी कैन से दैट acidic oxides increases concentration of proton by accepting oxide ion from water and leaving behind hydrogen as proton, and basic oxide decreases concentration of proton by donating oxide ion which combines with proton and convert it into water. क्लियर है यहाँ तक। अब हम बात करते हैं ट्रेंड की। जैसे हमें पहले भी पता है, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, बेसिक होता है इनका नेचर। और ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। एंड जो मेटलॉइड्स होते हैं, या हम बोल सकते हैं सेमी मेटल्स होते हैं, सेमी मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होंगे, एम्फोटेरिक नेचर के। वो एज एन एसिड भी बिहेव कर सकते हैं और एज ए बेस भी बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और अगर ट्रेंड की बात करते हैं तो देखो, जैसे बोरोन फैमिली की बात करें हम, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनके ऑक्साइड लेते हैं B2O3, Al2O3, Ga2O3, इंडियम का ऑक्साइड, थैलियम का ऑक्साइड। तो हमें पता है मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये जो है बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। तो बोरोन का जो ऑक्साइड होता है ये होता है एसिडिक नेचर का। ठीक है, एल्युमिनियम का हमने अभी स्टडी किया ही है, एम्फोटेरिक। तो ये क्या है, सेमी मेटल्स में आती हैं, ये जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, और ये जो है बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप अदर कोई फैमिली का भी एग्जांपल ले सकते हो। सभी में क्या होगा, जो बेसिक कैरेक्टर है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज होता है। इसके अलावा इसका एक रीज़न और है, चार्ज डेंसिटी। हमने स्टडी किया था एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए फैक्टर्स करे थे। जब चार्ज डेंसिटी जो है अगर ज़्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। मींस एसिडिक स्ट्रेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डेंसिटी, तो बेसिक स्ट्रेंथ की क्या होगी, रिवर्स होगी। अब डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं, क्योंकि चार्ज तो सेम रहता है, इलेक्ट्रॉन्स की नंबरिंग तो सेम है, बट साइज जो है इंक्रीज होता है। ठीक है, चार्ज क्या रहता है, सेम। और चार्ज डेंसिटी क्या होती है हमारी,
चार्ज बाय साइज की रेशो होती है, तो ये अगर इंक्रीज कर रहा है तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो रही है, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और बेसिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ लेविस एसिड्स एंड बेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें से कम भी 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं वो है इंडक्टिव इफेक्ट। आई थिंक ये तो मुझे अब दोबारा रिपीट करवाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, आपको पता है, चलो एक एग्जांपल हम कर ही लेते हैं इसकी भी, इंडक्टिव इफेक्ट की। एक सिंपल सी, बिल्कुल थोड़े से टाइम में करेंगे। ये है हमारे पास BH3। ठीक है, क्या है, BH3। अगर इसकी आपको पता है ये किसके जैसे बिहेव करेगा, एज एन एसिड बिहेव करेगा या बेस के, बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते होनी चाहिए, क्योंकि बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। तो इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3। ठीक है, मैंने पहले बताया था 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 हाइड्रोजन से आ रहे हैं, तो कितने हुए टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। तो इट मीन्स क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये किसका काम करेगा, एज एन एसिड। ये क्या है, एक लेविस एसिड है। अब देखो, अगर हम इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें कोई -I इफेक्ट वाले सब्स्टिट्यूएंट से, फॉर एग्जांपल हमने लगा दिया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन। ठीक है, अब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास पहले से कम थे, अब फ्लोरीन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इससे चाहिए ना, क्योंकि ये तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसकी तो हमेशा कोशिश रहती है कि बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, बोरोन और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, बिकम्स मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो क्या हो गया, स्ट्रोंगर लेविस एसिड बन जाएगा ये। तो हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं, ये क्या हो गया है, BF3 इज स्ट्रोंगर एसिड होगा, मीन्स लेविस एसिड। ठीक है, ये एसिड था, ऊपर लिखा था मैंने। अब देखो, इसी में अगर हम इनको +I इफेक्ट वाले ग्रुप से रिप्लेस कर दें हाइड्रोजन को, जैसे मिथाइल ग्रुप लगा दें। ठीक है, मिथाइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, +I इफेक्ट है इसका, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा। ठीक है, अब क्या रहा, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, मीन्स इसकी डेफिशिएंसी जो है वो कंपनसेट हो रही है। अब ये ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो गई है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी डिक्रीज हो गई है, लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब जितना कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इसकी एसिडिटी, लेविस एसिडिटी कम होगी, तो हम इसको बोल सकते हैं ये क्या है, वीकर एसिड हो गया है। ठीक है, अगर इसकी बजाय यहाँ पर कोई बेस होता, जैसे कि अमोनिया है, ठीक है, इस तरह से इसमें एक तरफ मैं इनको रिप्लेस कर देती हूँ फ्लोरीन से, और यहाँ पर रिप्लेस कर देती हूँ मैं मिथाइल ग्रुप से। ये इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एज ए बेस कैसे काम करेगा, लोन पेयर को जब डोनेट कर सकता है, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ये डोनेट कर सकता है, तो ये क्या है, एज ए बेस एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर फ्लोरीन एटम है, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, नाइट्रोजन से पुल करेगा, तो क्या होगा, ये इतना इजी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास ऐसा कोई मेंबर प्रेजेंट है, ग्रुप प्रेजेंट है जिसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी कम हो रही है, इट मीन्स ये क्या है, इसके कंपैरिजन में वीकर बेस हो गया है, वीकर बेस। और ये क्या है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है,
इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स थे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनको कोई कमी नहीं है इलेक्ट्रॉन की, कितने ही दे दो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रोंगर बेस। तो ये तो कहने की बात थी, मैंने कहा कितने ही दे दो, देने तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसने, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रोंगर बेस हो गया है। तो इससे हम जनरलाइजेशन बना सकते हैं एक, कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, रेड पेन से लिख देती हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिड्स के केस में क्या करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ बट इंक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। और ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के लिए भी बना सकते हैं जनरलाइजेशन। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ एंड डिक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ। ये हमने इसमें पहले भी स्टडी किया था, अभी फिर से स्टडी कर लिया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ एक कंपाउंड्स, कुछ एक सब्सटेंसेस ऐसे भी हो जाते हैं जिनको इनके बेसिस पे हम इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे नहीं क्लासीफाई कर सकते कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रोंगर, उनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे ट्राई हैलाइड्स ऑफ बोरोन, BF3 है, BCl3, BbR3, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे देखें, इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे देखें, तो क्या होना चाहिए, BF3 जो है इनमें स्ट्रोंगेस्ट एसिड होना चाहिए, एंड देन BCl3 और BbR3 जो है वीकेस्ट एसिड होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसको हम इसका जो एक्चुअल ऑर्डर है वो होता है BF3, BCl3 एंड BbR3 इज मोस्ट एसिडिक। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। किस बेसिस पे, रेजोनेंस के बेसिस पे। किस तरह से, देखो BF3 है, हम इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं BF3। हमें पता है बोरोन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है, एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। फ्लोरीन की क्या होती है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1s2 2s2 2p5, 9 होता है, ठीक है। तो हमें पता है बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, वेकेंट p ऑर्बिटल्स, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन है एक p ऑर्बिटल में, और बाकी जो हैं इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं। और फ्लोरीन के पास क्या है, फिल्ड p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। तो हम अगर इस फ्लोरीन के साथ दिखाएं, इनको इस तरह से दिखा सकते हैं, शेडेड दिखा देती हूँ मैं फील्ड को, ठीक है। तो ये क्या हुए, फील्ड एटॉमिक, फील्ड ऑर्बिटल, फील्ड ऑर्बिटल, वी कैन से p ऑर्बिटल, ठीक है। और ये क्या है, वेकेंट p ऑर्बिटल ऑफ बोरोन। तो इनमें क्या होता है, इनमें ओवरलैपिंग हो जाती है, ओवरलैपिंग इसमें काफ़ी इफ़ेक्टिवली होती है। और इसको हम, ये जो ओवरलैपिंग होती है, जैसे सिंपल एक बॉन्ड तो बना हुआ है इनके बीच में, ठीक है, तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। ये हमने मेटल इथाइलिन या मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस में भी इस टाइप से कुछ स्टडी किया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग हो रही है वो किस किस में हो रही है, p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, p ऑर्बिटल ऑफ बोरोन। तो इसको हम बोलेंगे p पाई बॉन्डिंग, ठीक है। और वी कैन से बैक बॉन्डिंग। अब इसको हम, जैसे ये इस फ्लोरीन एटम के साथ ओवरलैपिंग हो रही है, बैक बॉन्डिंग हो रही है, p पाई बॉन्डिंग हो रही है, ऐसे ही इस फ्लोरीन एटम के साथ भी होगी, ऐसे ही इस फ्लोरीन एटम के साथ भी होगी।
तो हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने दिखा दिया ये इस तरह से। अब सेकंड हम दूसरे एटम के साथ दिखा सकते हैं, सपोज इसके साथ दिखा देते हैं। फिर थर्ड, इस तरह से, ठीक है। फिर इनकी सबकी जो कॉमन एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बना देते हैं, इस तरह से डिलोकलाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। तो अब इस पी पाई बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग से क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी ये कंपनसेट हो रही है, ठीक है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इसकी जो है वीक हो गई है, वीकेस्ट हो गई है एक तरह से, क्योंकि इसकी जो डेफिशिएंसी थी वो कंपनसेट हो गई है बाय बैक बॉन्डिंग और पी पाई बॉन्डिंग विद फ्लोरीन एटम्स। तो हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि BCl3 और BBr3 में क्या ये पी पाई बॉन्डिंग नहीं हो सकती है या नहीं होती है? होती है इनमें भी, बट क्या होता है यहाँ पे क्या है, बोरोन एटम का जो ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है, p ऑर्बिटल तो है बट कौन सा, 2p ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग में यूज़ हो रहा है ये है 2p ऑर्बिटल, और फ्लोरीन का भी कौन सा ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है, 2p ऑर्बिटल्स। अब BCl3 के केस में जब हम देखेंगे, अगर बात करें BCl3 की, तो क्लोरीन का जो वैलेंस शेल में ऑर्बिटल आएगा p ऑर्बिटल, वो कौन सा ऑर्बिटल होता है, 3p, और बोरोन का क्या है, 2p। तो 2p 3p इनमें क्या है, एनर्जी डिफरेंसेस आएंगे, और ये जो ओवरलैपिंग है ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली नहीं होगी, ठीक है, नॉट सो इफ़ेक्टिव। और फिर फर्दर हम बात करें, अगर यहाँ पर Br3 ब्रोमीन ले लें, ब्रोमीन में क्या होगा, 4p ऑर्बिटल आ जाएगा, ब्रोमीन में यहाँ पे 4p ऑर्बिटल और ये 2p ऑर्बिटल, तो यहाँ पे और भी ज़्यादा एनर्जी गैप आ रहा है, तो यहाँ पर भी ओवरलैपिंग जो है वो बहुत वीक होगी। इस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है इतनी ज़्यादा कंपनसेट नहीं होगी। और इन तीनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसमें इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, कंपनसेट हो गई है, तो इट मीन्स ये जो है यहाँ पर ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है। BF3 जो है वो लीस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, इसकी वीकेस्ट एसिड होगा, और BBr3 जो है इनमें स्ट्रोंगेस्ट एसिड होगा, और BCl3 जो है वो इन बिटवीन BF3 से मोर एसिडिक एंड BBr3 से लेस एसिडिक, ठीक है। जैसे जैसे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज होता जाएगा इनमें बैक बॉन्डिंग का, इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है इंक्रीज होती जाएगी। अब नेक्स्ट फैक्टर है स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट्स में क्या होता है, स्टेरिक इफेक्ट का मतलब होता है क्राउडनेस। तो अभी तक तो हमने क्या किया, एसिड और बेसिस की इंडिविजुअली स्ट्रेंथ को कंपेयर किया है। अब हम देखेंगे कि वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस तरह से बिहेव करेंगे, कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस की फॉर्म में बिहेव कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम पिरिडीन ले लेते हैं, ठीक है, ये क्या है, पिरिडीन, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसमें हम ऑर्थो पोजीशन पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा देते हैं CH3, ठीक है, और एक हम लगा देते हैं पैरा पोजीशन पर। अब अगर हम इसकी बेसिसिटी, बेसिक नेचर हुआ इसका क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और लेविस बेस हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है ये। अब इनकी डोनेट करने की कैपेबिलिटी अगर हम इजीली ऐसे देखेंगे तो हमें क्या लगता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसके पास है, तो ये जो है इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। अगर हम एक एसिड ले लेते हैं ये, या फिर सिंपली इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं ट्राईमिथाइल बोरोन, इस एसिड के रिस्पेक्ट में अगर देखते हैं तो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट आएगी। क्या स्ट्रेंथ आएगी इनकी, इसमें जो है हम नाम लिख देते हैं एक बार इसका, ये क्या है, पिरिडीन, ये क्या है, 2-मिथाइल पिरिडीन, या फिर हम इसको 2-पिकोलिन भी बोल सकते हैं।
और ये 4 पिकोलिन। ठीक है, ये हम इनकी स्ट्रक्चर को अच्छे से ड्रॉ करके या आपस में इनकी जो बॉन्डिंग है वो दिखा के तभी इजीली समझ पाएंगे। यहाँ पर क्या है, हम ले रहे हैं ये हमारा, इसके ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इनको हम ओपन अप करके लिखेंगे। ये इस तरह से पिरिडिन अप्रोच करेगा। ठीक है, एसिड को इस तरह से शो कर सकते हैं हम इनको। इसको यहाँ पर इस तरह से शो कर देती हूँ। ठीक है, अब बात है यहाँ पर 2 पिकोलिन या 2 मिथाइल पिरिडिन की। यहाँ पर भी सेम इसी तरह से अरेंजमेंट होगा। इस तरह से दिखा सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, इसमें भी क्या होगा, इस तरह से हाइड्रोजन्स लगी हुई हैं। अब ये क्या है, यहाँ पर क्राउडेड एरिया हो गया है। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस, इसको हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर स्टेरिक इफेक्ट, और इसको एक स्पेशल नेम दिया जाता है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं फ्रंट स्ट्रेन या फिर एफ स्ट्रेन। तो इससे क्या हो जाता है, यहाँ पर 2 पिकोलिन का अप्रोच करना इस एसिड को इजी नहीं रहता इस क्राउडनेस की वजह से। तो इसकी वजह से ये क्या है, स्टेबल अडक्ट नहीं बनता है। इस वजह से इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम होती है। अब इस केस में क्या है, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी। तो इट मीन्स इनकी जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वो पिरिडिन और 4 पिकोलिन, इनका अप्रोक्सीमेट ये इक्वली बेसिक होंगी। ठीक है, और ये जो है 2 पिकोलिन, ये जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मोस्ट बेसिक होगा, ये हमारा सबसे वीक बेस होगा। सॉरी, पिरिडिन लिख दिया मैंने, 2 पिकोलिन। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, इसको तो हमने दिया फ्रंट स्ट्रेन का नाम, ऐसे ही एक और स्ट्रेन होता है, उसको हम बोलते हैं बैक स्ट्रेन और बी स्ट्रेन। ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर तो सिर्फ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, और भी बल्कियर ग्रुप अगर लगे हों एसिड या बेस पे, तो उसमें जैसे अब ये हमारा जो कंपाउंड था, एसिड था, इसमें पहले इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन थी वो क्या थी, sp2 थी। बट जब ये बॉन्डिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, sp2 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है। इसमें क्या होता है, जब यहाँ पर काफ़ी बल्कियर ग्रुप लगे होते हैं, तो वो जो हमारा डोनर या एक्सेप्टर एटम होता है उसके बैक में फोल्ड होके उसके बैक में चले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं बैक स्ट्रेन। ठीक है, जैसे अगर हम अमीन्स की बात करते हैं तो इस तरह से अगर मैं दिखाऊं, अमीन्स में हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होती है। सपोज यहाँ पर R ग्रुप लगा हुआ है इस तरह से, और ये R ग्रुप अगर मेसिटाइलिन जैसा बल्कियर ग्रुप हो, मेसिटाइलिन, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाता है, ये इनकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज होकर sp2 हो जाती है और ये प्लेनर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे इस तरह से। ठीक है, बट जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, ये sp2 से sp3 में कन्वर्ट होगी, और फिर क्या इतना बल्कियर ग्रुप जो है फोल्ड बैक जाएगा, तो ये जो अडक्ट बनेगा प्रेफरेबली नहीं बनेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि ये लगभग इनर्ट हो सकता है, बिल्कुल इनर्ट नहीं होता है। तो जब ये प्रोडक्ट बनाएगा तो ये क्या होता है, बल्कियर ग्रुप इस
नाइट्रोजन एटम के बिल्कुल बैक में फोल्ड होके बैक में चला जाएगा, उसको हम बैक स्ट्रेन बोलेंगे। अब फ्रंट स्ट्रेन हो या बैक स्ट्रेन हो, दोनों ही क्या करते हैं, स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। दोनों क्या करते हैं, डिक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस। ठीक है। अब नेक्स्ट जो था सॉल्वेंट्स का इफेक्ट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।